Okay. In today's session, we will learn lookup functions. VLOOKUP, HLOOKUP, lookup with match function. Have you ever used these functions? Okay. Let's try to understand what lookup function means. First of all, let me take sample data. Control C. This is just the sample data. No relevance with the real-time numbers. Okay, let's try to understand what lookup means. Lookup means ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना. Lookup, to search something. And lookup functions are very important functions in Excel. When I talk specifically about Excel. Now, let's take a situation. मेरे पास ये कुछ कस्टमर रिलेटेड डेटा है जिसमें कस्टमर के नंबर हैं, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, क्या क्वांटिटी ऑर्डर की और हर क्वांटिटी का पर यूनिट प्राइस क्या था और टोटल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ऑर्डर इनटू मल्टीप्लाई बाय तो पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकल आई हर एक प्रोडक्ट हर एक ऑर्डर की एक किस्म की कस्टमर ने जो ऑर्डर किया जिस प्रोडक्ट को. ये एक बहुत ये तो अभी सपोज जस्ट 30-35 रो का डेटा है बट डेटा मान लीजिए काफी ज्यादा है और अदर साइड पे मुझे कुछ रैंडम कस्टमर आईडी दे दिए गए हैं और मुझे कहा गया है इन कस्टमर आईडी के अगेंस्ट ढूंढो कस्टमर का प्रोडक्ट आईडी ढूंढो और क्वांटिटी ऑर्डर ढूंढो. 2 4 5 होंगे तो शायद मैं मे बी मेरे को फिल्टर भी हेल्प कर देगा. चलो कोई बात नहीं, चलो मैं फिल्टर से भी कर लूं. 1284 है तो मैं यहाँ पे ढूंढ लूंगा 1284. तो मुझे पता चल गया प्रोडक्ट आईडी जी ये है, ये रहा मेरा प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी ऑर्डर्ड 64 हो गई. ठीक है, लेकिन बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. मुझे अगर क्विकली फटाफट करना है तो मैं एक एक को थोड़ा ना ढूंढूंगा. सो ऐसे में मेरे पास जो फंक्शन मुझे हेल्प करेगा वो है VLOOKUP फंक्शन. नाउ व्हाई VLOOKUP, व्हाई नॉट HLOOKUP, क्योंकि एक HLOOKUP करके फंक्शन होता है. VLOOKUP stands for vertical lookup, यानी ढूंढो वर्टिकली. HLOOKUP means ढूंढो हॉरिजॉन्टली. वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन सिचुएशन लाइन टाइप में और हॉरिजॉन्टली मीन्स स्लीपिंग लाइन पोजीशन में. कब मैं VLOOKUP यूज करूंगा और कब HLOOKUP यूज करूंगा? मैं VLOOKUP तब यूज करूंगा जब मेरा सोर्स डेटा वर्टिकली अलाइंड है, वर्टिकली पोजीशनड है. अभी आप देख रहे हो मेरा सोर्स डेटा वर्टिकली पोजीशनड है. आप देख रहे हो ए से ई तक कॉलम, जबकि अगर यही डेटा मेरा हॉरिजॉन्टली वो होता सेट होता, यानी कस्टमर आईडी यहां होता, क्वांटिटी ऑर्डर यहां होता और उसके आगे क्वांटिटी ऐसे होती, ऐसे ही यूनिट कॉस्ट यहां लिखी होती इस सेल में और उसके आगे कॉस्ट ऐसे लिखी होती लंबी लाइन में, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली पोजीशन मानता, देन मैं HLOOKUP यूज करता. बट प्रेजेंट सिचुएशन में मेरा डेटा वर्टिकली पोजीशनड है, दैट मींस मैं VLOOKUP यूज करूंगा. ये पॉइंट क्लियर है फिलहाल कि मैं किस सिचुएशन में VLOOKUP यूज करूंगा और किस सिचुएशन में HLOOKUP यूज करूंगा. Is it am I audible, Mahesh, Richa? Hello? Yes sir, yes sir. Yes. Okay, very nice. चलिए अब हम देखते हैं VLOOKUP यूज कैसे करते हैं. हमें ये तो पता चल गया कि इस सिचुएशन में मुझे VLOOKUP यूज करना है, HLOOKUP नहीं यूज करना. VLOOKUP यूज करने के लिए फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले मैं इज इक्वल टू का साइन लिखूंगा. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, हम VLOOKUP HLOOKUP हम कहीं रिपीटेड सेशन तो नहीं है, आप लोगों को आता तो नहीं है पहले? I work with that, huh? ओके, आप करते हो काम रिचा. एंड महेश आता है लेकिन इसको VLOOKUP आता. तो हाँ जी सर. मेरे कुछ
I don't want to repeat the same thing जो हमें आती है. तो let me सर बस थोड़ी प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम आती है. चलिए let me quickly walk you through still. VLOOKUP लिखने के लिए मैं लिखूंगा is equal to VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट. जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा ये 4 पैरामीटर मुझसे मांगेगा. लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप. एक एक को हम एक टाइम में पकड़ेंगे. लुकअप वैल्यू मतलब जिस वैल्यू को लेकर मुझे जाना है जो मेरी चाबी है, जो मेरी इस टाइम मेरी की वैल्यू है वो है ये है 1284. मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया. जैसे मैं कॉमा क्लिक करूंगा ये नेक्स्ट पैरामीटर को बोल्ड कर देगा. दैट मींस मुझे वो पैरामीटर के अगेंस्ट वैल्यू देनी है. कॉमा दिया. टेबल एरे इज नथिंग बट मेरा सोर्स डेटा. तो मैंने पूरे ऊपर से नीचे तक इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया. कॉलम लेवल पे कॉलम ए से सेलेक्ट किया और ऐसे क्लिक करके ऐसे कर दिया. कॉमा. कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन से कॉलम में इस गिवन डेटा में से कौन से कॉलम में वो उस वैल्यू को उठाना है, लाना है. तो इस टाइम प्रोडक्ट आईडी मेरे सोर्स डेटा में यानी कॉलम ए से ई तक कौन से नंबर पे पोजीशनड है, मुझे उसका सीक्वेंस नंबर लिखना है. इस वाले पैरामीटर में कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा ना, नंबर. तो प्रोडक्ट आईडी है 1 2 यानी 2 नंबर पे है तो मैं 2 लिख दूंगा. कॉमा 0 डिफॉल्ट रहता है 0 मतलब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए 1284 के अगेंस्ट. ये नहीं हो 1283.79 या 99 हो तो वो मुझे पहला मान लीजिए यहाँ पे 1284 बाद में आ रहा है और उससे पहले वाली रो में आ रहा है 1283.999 समथिंग. तो उसका अप्रोक्सीमेट मैच ले लें. नहीं, मुझे अप्रोक्सीमेट मैच के अगेंस्ट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच के अगेंस्ट चाहिए. तो मैं फॉल्स या तो मैं फॉल्स वर्ड लिख सकता हूँ FALSC या फिर 0 लिख दूंगा. एक ही बात. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. आ गया. सिमिलर वे में क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू. दिस टाइम अगेन दिस यही वैल्यू है मेरी लुकअप वैल्यू. कॉमा टेबल एरे इज नथिंग बट द एंटायर टेबल. कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी ऑर्डर्ड के लिए मैं क्या कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा? एनीबॉडी? 3. वेरी नाइस. नंबर 3 कॉमा फॉल्स 0 ब्रैकेट क्लोज. 64. ये तो हो गया VLOOKUP. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली चीज है. चलिए मैं सेम टेबल लेता हूं दूसरी शीट में. एक सेकेंड. अब मैं एक चीज ये करता हूं कि इस टाइम जो मेरा कस्टमर आईडी था, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी की पोजीशन को स्वैप कर दिया. अगर शीट 1 पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कस्टमर आईडी मेरा कॉलम ए में है. फॉर्मूले में भी मैं कस्टमर आईडी के अगेंस्ट ही चीजें ढूंढ रहा हूं और वो कॉलम मेरा मेन डेटा में कॉलम ए पर यानी पहले नंबर पे मौजूद है सीक्वेंस में. लेकिन अगर मैं शीट 3 की बात करूं तो कस्टमर आईडी जो कि मेरा मेन की कॉलम है और जो मैंने डेटा सोर्स डिफाइन किया उसमें कस्टमर आईडी पहले नंबर पे मौजूद नहीं है. जब मैं ए से ई तक टेबल डिफाइन कर रहा हूं मेरा वो कॉलम पहले सीक्वेंस नंबर पे डिफाइन नहीं है. तो मेरे सारे फॉर्मूलों में हैश NA आ गया तो प्रॉब्लम आ गई. ऐसा क्यों? क्योंकि
ये ग्राउंड रूल है लुकअप का। लुकअप वी लुकअप या एच लुकअप हो, लुकअप फंक्शन ये कहते हैं कि आप जो भी टेबल डिफाइन कर रहे हो उसमें आपका की कॉलम पहले नंबर पे मौजूद होना चाहिए, उसका सीक्वेंस नंबर फर्स्ट नंबर पे मौजूद होना चाहिए। अब देखो मैंने कस्टमर आईडी देखा दिया, चलिए मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप, मेरा मेन की वैल्यू ये है 1284 जो कि है कस्टमर आईडी कॉमा टेबल एरे। जब मैंने टेबल एरे ए से ई तक डिफाइन करना चाहा, देन आई रियलाइज्ड मेरा कॉलम ए जो कि पहला कॉलम है उस पर कस्टमर आईडी कॉलम नहीं है, तो मेरा वी लुकअप कभी काम नहीं करेगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट -1 पे, यानी प्रोडक्ट आईडी के केस में मैं लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर के टाइम पर क्या मैं -1 लिखूं उस केस में प्रोडक्ट आईडी निकालने के लिए, क्योंकि मेरा तो प्रोडक्ट आईडी उससे पहले है, कस्टमर आईडी से पहले है डेटा में। तो लुकअप फंक्शन ऐसे में काम नहीं करेगा। नंबर होते हुए भी 1284 होते हुए भी इसमें वो मुझे नहीं देगा इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट आईडी। क्यों? क्योंकि लुकअप फंक्शन कभी भी नेगेटिव कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लेता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी, मैं क्या करूं डेटा में ऐसा कि मेरे नंबर आने शुरू हो जाए? लेफ्ट साइड पे कर लेते हो। हाँ ओके, वेरी नाइस, यही करती हो जब करते ठीक है। महेश आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा लेफ्ट साइड से ही लगता है वी लुकअप आई थिंक, लेफ्ट साइड से लुकअप लगता है? लेफ्ट टू राइट। अच्छा लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में मुझे डाटा ओके। उस केस में क्विक सॉल्यूशन ये हो सकता है, स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है, अगर मैं अपने मेन डेटा को छेड़खानी नहीं करना चाहता हूं तो मैं इसकी इस कॉलम की करूंगा एक कॉपी बनाऊंगा और ये कॉपी आगे लगा दूंगा, राइट क्लिक इंसर्ट कॉपीड सेल। अब मैं टेम्पररी अपना काम निकालने के लिए मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी लिया। अब मैं कॉलम ए से डिफाइन कर रहा हूं तो मेरा ए पर यानी लेफ्ट और राइट वाली सिचुएशन में मेरे को पहले सीक्वेंस में मिल गया, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि प्रोडक्ट आईडी के लिए अब सेकंड नंबर ही चलेगा। यस, नॉट अ डिफरेंट स्टोरी। आगे नंबर, तो की टेक अवे क्या हुए हमारे आज के VLOOKUP के इस पर्टिकुलर VLOOKUP के सेशन में कि नंबर 1, आप अपने सोर्स डेटा में को ये चेक करोगे, आपको ये डिफाइन करना, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे VLOOKUP यूज करना है या HLOOKUP। वो कैसे डिफाइन होगा? अपने डेटा की पोजीशन देख के। डेटा वर्टिकली पोजीशनड है, स्टैंडिंग लाइन की पोस्चर में है, तो आप VLOOKUP यूज करोगे। दूसरे केस में HLOOKUP यूज करोगे। क्वांटिटी ऑर्डर 1 2 3 4। सेकंड की टेक अवे क्या हुआ कि डेटा में भी आप ये चेक करोगे जो टेबल आप रेफर करने वाले हो उसमें आपका की कॉलम जो कि कस्टमर आईडी, यहाँ पे जिस चीज को लेकर मैं जा रहा हूं, ढूंढने जा रहा हूं अपने मेन डेटा में, वो वाला कॉलम पहले सीक्वेंस नंबर पे मौजूद होना चाहिए। नहीं है तो उसकी एक टेम्पररी कॉपी आगे क्रिएट करो, तब आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। एनी डाउट इन VLOOKUP? ठीक है, नहीं सर, नो सर। क्विकली HLOOKUP ऑल्सो। पहले मैं डेटा को अब थोड़ा पोजीशन सिचुएशन चेंज करता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब ये डेटा मेरा हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो गया, यानी स्लीपिंग लाइन की पोजीशन में होगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था। कॉलम हेडर यहाँ मौजूद है, उनके वैल्यू उनके सामने ऐसे मौजूद है। सेम सिचुएशन पर अगर मेरे को चीजें निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? फिलहाल मैं कस्टमर आईडी, रूल वही, इसमें भी रूल वही रहेंगे। आपका टेबल अरे, आप जब टेबल का सिलेक्शन करोगे फॉर्मूले में, तो आप कॉलम लेवल पर ना सेलेक्ट करके रो लेवल पर सेलेक्ट करोगे, जिस तरह से हेडर डिफाइन है ऐसे। रूल वही रहेंगे कि आपका मेन कॉलम पहले सीक्वेंस पे होना चाहिए।
इज इक्वल टू एच लुकअप यूज करूंगा क्योंकि मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। लुकअप वैल्यू रूल वही, लुकअप वैल्यू ये रही मेरी। टेबल अरे, जैसे कि मैंने बोला, मैं क्योंकि एच लुकअप यूज कर रहा हूं तो मैं अपने डेटा का सिलेक्शन टेबल अरे डिफाइन करते हुए मैं कॉलम लेवल पर ऐसे सेलेक्ट ना करते हुए रो लेवल पर सेलेक्ट करूंगा। ऐसे आप देख रहे हो नीचे 1 to 5 1 to 7 ऐसे लिखा आ रहा है, वो रो नंबर है। अब इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह रो इंडेक्स नंबर आ गया, यानी वो पूछ रहा है कि क्वांटिटी सॉरी प्रोडक्ट आईडी आपका कौन से रो नंबर पर है, विच इज नंबर 2। अभी हम देख पा रहे हैं। और लास्ट पैरामीटर तो हमारा डिफॉल्ट फॉल्स रहता है 0, ब्रैकेट क्लोज। अब आप बोलेंगे यहां पर हैश एनए क्यों आ गया, जबकि 2585 तो है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो मेरी रेंज खिसकती जा रही है, मूव हो रही है, आप देख रहे हो। ऐसे में मैं क्विकली एक कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा जिसका नाम है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ सेल्स। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ सेल्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा सोर्स डेटा 1 to 5 में है, डिफाइन यहाँ पे किया था। जैसे मैंने सेम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया तो 1 to 5 मेरा नेक्स्ट फॉर्मूले आप नोटिस करें 2 to 6 हो गया, सोर्स डेटा खिसक गया नीचे का रेफरेंस फॉर्मूले में। ग्रीन से आप कलर से दिख रहा होगा आपको, देख पा रहे हैं। अब मुझे इसको लॉक कैसे करना है? लॉक करने का एक तरीका है, एक फंक्शन की बता रहा हूं, फंक्शन की F4 फंक्शन की, फॉर लॉकिंग अ सेल और रेंज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे में मैं अभी फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट है 1 to 5 हर बार 1 to 5 ही रहे, तो मैं क्या करूंगा 1 to 5 को मैन्युअली फॉर्मूले में ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा। अब फंक्शन की F4 प्रेस करता हूं, एक बार फर्स्ट टाइम में फंक्शन की F4 प्रेस करता हूं तो डॉलर साइन आ गया, $1 $5, जिसके भी आगे डॉलर लगा होगा वो लॉक हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा। दूसरी बार F4 कर रहा हूं, वापस नॉर्मल हो गया। अब एंटर की प्रेस कर रहा हूं। अब देखिए मेरे जो पिछले एग्जांपल में 2 to 6 हो गया था, 3 to 7 हो गया था, 4 to 8 हो गया था, जैसे आप देख पा रहे हो 6 to 10 हो गया, 7 to 11 हो गया। अगर अब मैं ऊपर के फॉर्मूले को डबल क्लिक करके नीचे करके ड्रैग करूंगा तो ये 1 to 5 ही रहेगा, हर बार चेंज नहीं होगा, 2 to 6 नहीं होगा। देखिए इसको कहते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेल में। आप लोग किसी ने आज तक यूज किया लॉकिंग एंड अनलॉकिंग F4 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हुए? नहीं सर, ये बहुत अच्छी चीज बताई, मेरे साथ होता है सर। वेरी गुड। अब मैं बजाय में बाद में लॉकिंग अनलॉकिंग करूं, मैं चाहूं तो फॉर्मूला लिखते हुए भी कर सकता हूं। सेलेक्ट ऐसे साथ के साथ सेलेक्ट करो और फंक्शन की F4 प्रेस कर दो एक ही बार। बाद में आने के बाद में रिविजिट करने का क्या मतलब है? अभी अभी ठीक कर दो उसको, कॉमा नंबर, वो तो बाद में पता चलता है। यस यस, नहीं तो बाद में एरर आएगा, फायदा क्या, पहले ठीक कर दो उसको। कुछ गलत, E12 1 मैंने V लुकअप यूज कर लिया, सॉरी H लुकअप यूज कर। इस लॉकिंग अनलॉकिंग को पिछले एग्जांपल में भी एक बार दोबारा जाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए अब मैं यूनिट कॉस्ट निकालता हूं, ध्यान से देखेंगे इस सेक्शन को हम। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू मेरी ये रही, कॉमा टेबल अरे। फॉर एग्जांपल मैं प्रिसाइज रेंज ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल रादर देन पूरे कॉलम लेवल पे सेलेक्ट करने की वजह मैंने ऐसे ले लिया। और मेरा जो है यूनिट कॉस्ट है 1 2 3
4 नंबर पे है, कॉमा 0, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं। मैंने 4 बाहर लिख दिया, यहां पे बजाय फॉर्मूले के अंदर मैंने 4 लिखा, मैंने 4 बाहर लिख दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कॉलम इंडेक्स नंबर को मैंने बाहर पहले ही लिख के रख दिया, मैंने इसके थ्रू मैंने इसको एक्सटर्नली रेफर कर दिया। बहुत बार हम कर रहे हैं पिछले कई क्लासेस में, एक्सटर्नली रेफरेंस ले लेते हैं सेल का। अब इस केस में चाहे मैं K1 लिखूं तो K1 का मतलब 4 है अंदर से, K1 के क्योंकि अंदर 4 पड़ा है, कॉमा 0, पहले की तो सही वैल्यू आ गई 7। डबल क्लिक जैसे मैंने किया, कहीं हैश रैप कहीं हैश, अरे बाप रे, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं? प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं फॉर्मूले में, मेरी रेंज खिसकती जा रही है। आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मुझे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट पता है एक्सेल में, तो मेरी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप देख रहे हो जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर ये K7 होना चाहिए, K1 होना चाहिए था, वो खिसक खिसक के K7 पे आ गया। ऊपर जो मेरा K1 था पहले एग्जाम्पल में, सेकंड फॉर्मूले में वो K2 हो गया, थर्ड एग्जाम्पल में K3 हो गया। खिसक खिसक के वो कितना नीचे आ गया, यहां से ये रेंज खिसकती जा रही है, यहां से ये चीज खिसकती जा रही है। सो हाउ कैन आई एंश्योर कि ये मेरी फ्रीज रहे यूजिंग F4 फंक्शन की, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। चलिए प्रॉपर लॉकिंग करते हैं। पहले तो मैं रेंज को लॉक कर देता हूं, इसे रेंज को मैंने सेलेक्ट किया F4। फर्स्ट टाइम मैंने F4 किया तो ये इस तरह से आ गया, ए के आगे डॉलर आ गया, नंबर 2 के आगे डॉलर आ गया, ई के आगे डॉलर आ गया, नंबर 32 के आगे डॉलर आ गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये कह रहा है सेल ए रो नंबर 2 से लेकर कॉलम ए रो नंबर 2 से लेकर कॉलम ई और रो नंबर 32 तक लॉक कर दो रेंज को। अगर मैं इसी समय F4 फंक्शन की दोबारा प्रेस करता हूं तो मुझे सेकंड ऑप्शन दे देता है एक्सेल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कॉलम को लॉक ना करना चाहें, सिर्फ रो को लॉक करना चाहें, तो उसने हमें वो ऑप्शन दे दिया। जब मैंने थर्ड टाइम प्रेस किया फंक्शन की F4, तो उसने जिसके आगे डॉलर है सिर्फ वही लॉक है, जिसके पहले डॉलर है। मतलब इस टाइम नंबर 2 नंबर मतलब रो नंबर को रेफर कर रहा है, तो इस टाइम मेरी रो फ्रीज है, कॉलम फ्रीज नहीं है। रो 32 तक फ्रीज है, कॉलम चेंज होता जाएगा। चौथी बार फंक्शन की F4 प्रेस कर नेक्स्ट टाइम फंक्शन की F4 प्रेस कर रहा हूं, तो अब मेरी क्या लॉक हो गई? कॉलम लॉक हो गया, रो फ्री रही। आप देख रहे हो डॉलर कॉलम के आगे है, नंबर के आगे नहीं है। नेक्स्ट टाइम फंक्शन की F4 प्रेस किया तो नॉर्मल हो गया। तो 4 बार ऑप्शन देता है। डिफॉल्ट ये रहा मेरा नंबर 1, नंबर 2 ये रहा, थर्ड टाइम प्रेस किया ये हो गया, फोर्थ टाइम प्रेस किया ये हो गया, दोबारा प्रेस करूंगा तो नॉर्मल। अब K1 को भी मुझे लॉक करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता वो भी खिसके, तो K1 को सेलेक्ट किया, फंक्शन की F4, एंटर। अब मेरे नंबर प्रॉपरली आएंगे। डिड यू गॉट इट? लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। यस सर। गुड। महेश, आपको समझ में आया? यूज भी एंड देखना कैसे कर सकते हैं। यस सर। ग्रेट। वी लुकअप हमने यहां सीखा, एच लुकअप हमने यहां सीखा। एक नई चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसमें, मैच फंक्शन। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैच फंक्शन क्या करता है? मैच फंक्शन what match function will give me? Match function will give me the column or the row number based on my text. For example, मैं कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं मैच लुकअप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं
1284 नाम की जो वैल्यू है, नहीं, या प्रोडक्ट या क्वांटिटी ऑर्डर नाम का जो टेक्स्ट है वो मेरे इस सिलेक्शन में कौन से सीक्वेंस नंबर में मौजूद है। मैंने कॉमा नहीं लगाया तो उसने ओवरराइट कर दिया, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑर्डर नाम का जो टेक्स्ट है, देखिए 3 पैरामीटर मांग रहा है ना वो। लुकअप वैल्यू इज क्वांटिटी ऑर्डर, कॉमा लुकअप एरे। ये रहा मेरा सिलेक्शन। मैं ऐसे नहीं पूरी शीट का सिलेक्शन कर दूंगा, मुझे एक प्रिसाइज एग्जैक्ट सिलेक्शन करके देना पड़ेगा एक्सेल को, नहीं तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने बोला क्वांटिटी ऑर्डर नाम के टेक्स्ट को ढूंढो। कहां ढूंढो? A1 से लेके A5 सेल के बीच में, कॉमा 0, एग्जैक्टली ढूंढो। 3 पैरामीटर है इसमें। ये मुझे क्या देगा? पोजीशन नंबर देगा, कौन सी सीक्वेंस नंबर में मौजूद है A1 से A5 में क्वांटिटी ऑर्डर नंबर 3। तो जो मैं यहाँ पे नंबर 3 लिख रहा था, मैं उसको यहाँ पर अपने फॉर्मूले में VLOOKUP विद मैच फंक्शन भी कर सकता हूं। रादर मान ऐसा मैं कब कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल डेटा मेरे पास 1000 कॉलम लेवल पे है और मुझे बार बार मैं कॉलम का सीक्वेंस नंबर थोड़ा काउंट करता रहूंगा फॉर्मूले के अंदर यहां देने के लिए। उस केस में मैच फंक्शन विल ऑटोमेटिकली गिव मी द कॉलम सीक्वेंस नंबर और द रो सीक्वेंस नंबर, जो भी आप सिलेक्शन देंगे उसके बेसिस पे। ये प्रैक्टिकल यूज है मैच फंक्शन का इस केस में, कि मैं चाहता हूं क्वांटिटी ऑर्डर नाम के टेक्स्ट को ढूंढे। अभी तो सिर्फ 5 है, बट ये 500 या 5000 होते हैं, तो मैं ऐसे सिलेक्शन देता ऐसे और कहता कि इसमें से इसका सीक्वेंस नंबर निकाल के दे दे मेरे को। नंबर 3 दे दिया, तो जो मैं नंबर 3 यहां मैन्युअली लिख रहा था, अब मैं उसको एक्सटर्नल सेल का रेफरेंस देते हुए और साथ में फ्रीजिंग भी कर देता हूं, ताकि मुझे दिक्कत ना हो बाद में। F4 फंक्शन की प्रेस किया मैंने, कॉमा 0। अब अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखता हूं, टोटल कॉस्ट से इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो देखिए क्या चेंज होगा। कैसे? क्या अब एकदम से क्या चेंज हुआ? उसने टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली कॉलम का सीक्वेंस नंबर काउंट किया और वो ये नंबर कहीं ना कहीं प्लग इन हो रहा है यहाँ पे, तो डायनेमिक हो गया ये। एनी कंफ्यूजन मैच फंक्शन में? VLOOKUP विद मैच फंक्शन प्रैक्टिकल यूज समझ में आया कि प्रैक्टिकली मैं क्यों मैच फंक्शन यूज करना चाहूंगा? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर अगर आपने तो अभी जैसे उसी में रिप्लेस कर दिया, जैसे हम जब भी VLOOKUP लगाते हैं कॉपी पेस्ट नहीं होता ना वो, हाँ, इसमें भी नहीं होगा? सॉरी समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आपने अभी यहाँ यूनिट डाला हूँ, ठीक है? हाँ, यूनिट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कॉपी करके उसमें पेस्ट नहीं हो पाएगा? फॉर्मूला मतलब समझा नहीं मैं नहीं समझ पाया, सॉरी। महेश आपको समझ में आया? नहीं सर। ओके, दोबारा। नो, अरे नहीं, टेल मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। कम ऑन, बताइए क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, ओके से कि टोटल कॉस्ट जैसे मैं यहाँ फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? यहाँ पे आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं प्रेजेंट, अच्छा मैं इस पे काम कर पाऊंगी क्या? हाँ, नहीं सर, मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे टोटल कॉस्ट आपने निकाली, ठीक है? हाँ, एक आप अलग कॉलम डालोगे यूनिट कॉस्ट का। हाँ, यस, उस केस में निकल आएगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले मैं यूनिट कॉस्ट फेच कर लूं VLOOKUP या HLOOKUP के थ्रू, और फिर मैं क्वांटिटी ऑर्डर फेच कर लूं। हाँ, मतलब अब हो जाएगा ये? हाँ, फिर उस केस में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। हाँ, वो तो हो जाएगा। फिर उस केस में मुझे फेच करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिजल्ट निकाल सकता हूँ।
नहीं, जैसे हमारा पहले प्रॉब्लम ये था ना कि अगर सोर्स डेटा वैसा नहीं हो तो आपको कॉपी पेस्ट करना है। आउटपुट में ऐसा कुछ हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आउटपुट में ऐसा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट ठीक है। So this was all about lookup function, VLOOKUP, HLOOKUP। हमने की टेक अवेज देखे, क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि VLOOKUP की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है टेबल के सिचुएशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि मेरा वो कॉलम नंबर जो मेन की कॉलम जो की कॉलम के अगेंस्ट में नंबर को वैल्यू को ढूंढ रहा हूं वो मेरा पहले सीक्वेंस में मौजूद होना चाहिए। और फिर हमने फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग सीखी यूजिंग फंक्शन की F4। उसके बाद हमने ये सीखा HLOOKUP सीखा। उसके बाद हमने मैच फंक्शन के साथ उसको कंबाइन करना सीखा। एनी डाउट सो फार? चलिए आगे बढ़ते हैं। let's take quickly some other topic। एक give me a second। चलिए टेक्स्ट फंक्शन में अब हम कवर करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें टेक्स्ट के साथ डील करना पड़ता है एक्सेल में, राइट। अभी जैसे आप कॉलम बी में आप देख पा रहे हो मेरे पास कुछ नेम्स हैं, इंडिविजुअल के नेम्स हैं, कुछ अजीब तरीके से लिखे गए हैं। अजीब तरीके से कैसे है, किसी के आगे कोई एक स्पेस है, किसी के आगे बहुत ज्यादा स्पेस है, कोई ठीक है, किसी के बाद में स्पेस है। मैंने बाद में स्पेस इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं सबसे पहले तो मैं इनके फालतू के लीडिंग और ट्रेलिंग, इसको कहते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी आगे और पीछे के फालतू के स्पेसेस को मैं कैसे हटा सकता हूं, उसको मैं हटा सकता हूं यूजिंग ट्रिम फंक्शन। एक मिनट का एक फंक्शन है, सो वी विल कवर इट क्विकली और अच्छे से हम सीखेंगे। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है वो एक्सेल में। इज इक्वल टू ट्रिम वर्ड लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, अंदर पैरामीटर मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में या तो अगर आप कोई एज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखना चाहते हो विद स्पेसेस वाला, आप ऐसे लिख के ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। नहीं तो आप अगर आप सेल का रेफरेंस देना चाहते हो तो आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से, D2 ब्रैकेट क्लोज। सो ट्रिम फंक्शन मेरा क्या करेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देगा। आपने देखा उसने यहां आपके ऋचा आपके नाम के आगे जितने सारे स्पेसेस थे उसने नेक्स्ट उसमें हटा दिया। सपोज यहां पे स्पेसेस थे, अब यहां पे हटा दिया, लेकिन लास्ट के मैं स्पेसेस में देख नहीं पा रहा हूं। तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि मैं ये वाकई इसने स्पेसेस हटा दिए हैं। मेरे पास एक शॉर्टकट की है F2 F9 फंक्शन की का कॉम्बिनेशन। कैसे, मान लीजिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो मुझे अगर मैं फॉर्मूले बार में भी देखूं तो मुझे फ्रंट फेस दिख रहा है, बैकग्राउंड वैल्यू नहीं दिख रही है, रियल वैल्यू। तो मैं टेम्पररीली उस सेल पर जाकर F2 प्रेस करूंगा, उसके बाद फंक्शन की F9 जब प्रेस करूंगा तो ये टेम्पररीली रिजल्टेंट वैल्यू मुझे दिखा देगा। टेम्पररीली आप देख रहे हो मैं जब आगे बढ़ना चाह रहा हूं पीछे बढ़ पा रहा हूं एरो की से, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो डबल एल के बाद नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, इसका मतलब आगे कोई स्पेस अब नहीं बचा है इसके केस में। तो यानी फॉर्मूले ने फंक्शन ने अपना काम कर लिया है, सही किया है फंक्शन ने अपना काम। अब अगर मैंने सेल पकड़ा, अगर मैंने इस टाइम एंटर की प्रेस कर दी तो ये परमानेंटली स्पेशल वैल्यू बन जाएगा। तो मुझे अगर इसको फॉर्मूला एज एन फॉर्मूला बरकरार रखना है केयरफुली, मुझे एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाऊंगा। 1 2 3 एस्केप की प्रेस की मैंने, वापस से फॉर्मूला बन गया यूजिंग फंक्शन की F2 F9। यस रिचा, यू हैड अ क्वेश्चन। ने कैसे किया, उस सेल को पकड़ा और F2 प्लस F9 किया। हाँ, F2 फंक्शन की प्रेस किया फिर F9 प्रेस कर दिया उसके बाद, तो उसने टेम्पररीली उस सेल के अंदर वैल्यू दिखा दी, रियल फेस दिखा दिया पीछे का।
ये कॉम्बिनेशन हम कभी कभी ऐसे केस में देखते हैं कि वाकई ही रियल में बैकग्राउंड में वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। ऐसे केसेस में एस्केप की प्रेस करूंगा तो वापस से वो फॉर्मूला वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेस रिमूव करने के लिए होता है या कुछ हम टेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हैं इसमें से? टेक्स्ट रिमूव मतलब जैसे कि यहाँ पे महेश सैनी लिखा हुआ है, ऐसे ही फुल नेम है, जैसे कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम लेना है तो रिमूव हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट नेम, उसके लिए मुझे पहले फर्स्ट नेम अलग निकालना पड़ेगा। तो वही मैं आने वाले अभी जितने मेरे आगे कॉल ये फंक्शंस हैं वो सारे अलाइंड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। सो आई विल कवर विद योर क्वेश्चन महेश, डोंट वरी। सर्च फंक्शन क्या देगा? सर्च फंक्शन मुझे पोजीशन नंबर देगा। जैसे मैच फंक्शन अभी हमें बता रहा था, ऐसे सर्च फंक्शन मुझे पोजीशन नंबर बताएगा किसी गिवन टेक्स्ट का, गिवन अल्फाबेट का इन अ गिवन सेल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ढूंढना चाहता हूं कैप की ई टेक्स्ट की क्या पोजीशन है इस सेल में। आंसर वुड बी 1। रीचा के नाम में ई नहीं आता तो कुछ भी नहीं देगा, वो मुझे हैश वैल्यू दे देगा मे बी। इस केस में क्या आंसर आएगा ई के लिए? पोजीशन नंबर 3 कॉमा करके डालेगा। 3 पहली पोजीशन नंबर बताएगा, बाद की नहीं, तब सिर्फ पहले वाले की बताएगा। सर्च, जैसे मैंने सर्च ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये मुझसे 3 पैरामीटर मांग रहा है, समझते हैं उनको। फाइंड टेक्स्ट मतलब जब भी मैं टेक्स्ट डिफाइन करता हूं तो सबसे पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा में स्पेसिफाई करूंगा कैपिटल ई। विद इन टेक्स्ट कॉमा, जैसे मैंने किया नेक्स्ट पैरामीटर पे आगे बढ़ गया। विद इन टेक्स्ट मतलब ये वाला टेक्स्ट। स्टार्ट नंबर, वो कह रहा है मैं ढूंढना कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करूं, तो बाय डिफॉल्ट वुड बी 1। मतलब पहले स्टेप से आगे बढ़ोगे ना, स्टेयर, अगर स्टेयर में बढ़ना है तो ऊपर चढ़ना है ऊपर, तो देखिए ए इसमें 1 बता दिया, आपकी केस में हैश वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई ई था ही नहीं। इसमें 3 बता दिया, महेश के नाम में पहला ई नंबर 4 पे मौजूद है। सिमिलरली कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट होती है पहला स्पेस निकालने की, कि स्पेस की क्या पोजीशन है मेरे गिवन सेल वैल्यू में। तो सिमिलरली मैं सर्च फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। स्पेस डिफाइन करने के लिए इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे दूंगा, सिर्फ इतना करूंगा बस। विद इन टेक्स्ट ये रहा, स्टार्ट नंबर 1। तो पहला स्पेस इस पहले सेल में नंबर 6 पे था, उसने हर एक सेल वैल्यू के अगेंस्ट पहले स्पेस की पोजीशन बता दी। जैसे महेश के नाम में फर्स्ट स्पेस नंबर 7 पे है, MAHESH, 2 4 6 अल्फाबेट हो गए, 6 पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, तो 7वें नंबर पे पहला स्पेस आ रहा है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल यूज अभी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। फाइंड फंक्शन विल आल्सो वर्क सिमिलरली टू सर्च फंक्शन। जैसे कि सर्च फंक्शन में मुझे वो पोजीशन नंबर दे रहा था, तो फिर मैं फाइंड फंक्शन क्यों इस्तेमाल करूंगा? फाइंड फंक्शन मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगा अगर मैं बहुत केस सेंसिटिव लेवल पे देखना चाहता हूं, मैं कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई की पोजीशन देखना चाहता हूं, तो फाइंड फंक्शन विल हेल्प मी। सर्च फंक्शन तो हर हाल में मुझे पहला अल्फाबेट दे देगा, केस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि कैपिटल केस है या लोअर केस है। देखा, यहां पर ई की पोजीशन उसने 1 बताई थी, इग्नोर करते हुए इवन अगर मैं ई स्मॉल भी लिख दूंगा यहां पे तो भी वो 1 ही बताएगा। देखिए सर्च फंक्शन। बट ऑन दी अदर हैंड
जब मैंने स्मॉल ई के लिए फाइंड फंक्शन इस्तेमाल किया तो उसने नंबर 3 बताया। तो फाइंड फंक्शन एग्जैक्टली बताएगा कि अगर जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन मुझे बताएगा। लेंथ फंक्शन विल गिव मी द टोटल ऑक्यूपाइड स्पेसेस, ऑक्यूपाइड प्लेसेस किसी सेल वैल्यू में, इंक्लूडिंग ये जो ऑक्यूपाइड प्लेसेस में आपके स्पेस भी इंक्लूड होंगे, आपके स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होंगे, नंबर भी इंक्लूड होंगे, टेक्स्ट भी इंक्लूड होंगे, सब कुछ इंक्लूड होंगे। इंक्लूडिंग स्पेस एंड एवरीथिंग 12 पोजीशंस ऑक्यूपाइड है रिचा के नाम में। 1 2 3 4 5 रिचा 5 नाम का शब्द, शर्मा SHARMA अगेन 6 1 2 3 6 नाम का शब्द, 6 और 5 11, 11 प्लस बीच में एक स्पेस 12। अब जैसे महेश का क्वेश्चन था कि अगर मैं पहला फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं लेफ्ट फंक्शन के थ्रू। लेफ्ट फंक्शन will help me to cut the first few letters from the left side from a given cell value. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं पहले 4 शब्द कट जाएं, तो उस केस में लेफ्ट, जैसे मैंने लेफ्ट फंक्शन इस्तेमाल किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, पैरामीटर के अकॉर्डिंगली मैं चीजें दूंगा। टेक्स्ट, ये रहा मेरा टेक्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप निकालना चाहते हो, कट करना चाहते हो, मान लीजिए 4, तो हर एक के पहले 4 कैरेक्टर उसने मुझे निकाल के दे दिए अलग अलग। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कॉलम सी में मेरे नाम थे, ठीक है, मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करना है सबका। एलिना, रिचा, एलेक्सिस, एलम, महेश, वेट, मार्टी, जेरमी, जेरमिया, तो ये सब फर्स्ट नेम मुझे अलग करने हैं। अब आप मुझे बताइए, चलिए रिचा आप भी बताइए मुझे अपने नाम में आपका फर्स्ट नेम क्या है? रिचा। तो आपके माइंड ने ऐसा क्या लॉजिक लगाया कि आपको पता चला कि रिचा स्पेस शर्मा में रिचा इज द फर्स्ट नेम? किस चीज ने आइडेंटिफाई किया कि आपका नाम, फर्स्ट नाम रिचा है? पहले आया हुआ है। पहले आया हुआ है। पहले आने, महेश आप बताइए, पहले आए हुए में ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे पहला नाम खत्म हो रहा है? सर स्पेस स्पेस स्पेस, एग्जैक्टली। अब आपने देखा हमने स्पेस की पोजीशन निकाल ली है इस केस में, नंबर 6 में, सॉरी रिचा के नाम में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूं लेफ्ट, टेक्स्ट तो यही है मेरा, नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने कहा जहां पहले स्पेस की, जैसे अभी मैंने 4 लिखा था तो उसने पहले 4 शब्द दे दिए। अगर मैं स्पेस की पोजीशन बता दूं तो मुझे स्पेस तक का सारा लेटर दे देगा, ये डायनेमिक हो जाएंगे मेरे ये सारे नाम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। वो कमी पता क्या है? अगर मैं F2 F9 प्रेस करके आपको दिखाऊं इसकी बैकग्राउंड वैल्यू सेल फॉर्मूले की, तो आप देख रहे हो अभी भी एक स्पेस ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एस्केप की प्रेस करता हूं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि मुझे पहले 6 लेटर दे दो, तो छठा लेटर तो मेरा स्पेस है। क्या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर में -1 लिख दूं इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में? तो हर हाल में अगर अब मैं F2 F9 प्रेस करूं तो वो 5वें पे ही खत्म हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल यूज समझ में आया लेफ्ट फंक्शन का इस केस में? आर वी एबल टू गेट इट?
sir, I use this function. ओके, आपने यूज किया रिचा? हाँ सर, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मेरे को जैसे बंदों के नाम होते हैं, मुझे सिर्फ नाम चाहिए होते हैं, तो मैं ये यूज करती हूँ, बट मैं मैक्सिमम नंबर ले लेती हूँ। हाँ, लेकिन अब आप इसमें डायनेमिकली बना सकते हो। आपने देखा जिसका नाम जहां पे भी था वो डायनेमिकली किस वजह से हुआ? क्योंकि मुझे सर्च में मैंने स्पेस की पोजीशन निकाल ली, तो मैंने फिर ये अच्छा है। इस चीज, इस लॉजिक को, इस नंबर को यहाँ पे प्लग इन करवा दिया एट द एंड कि मुझे इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने 2 टुकड़ों में काट के उसको डायनेमिकली बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन पे मैं ले आया। सिमिलरली अगर मुझे बचा हुआ नाम एक्सट्रैक्ट करना है, सो पहले तो मैं राइट फंक्शन बताता हूँ। राइट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन की तरह काम करता है। फर्क इतना है कि राइट से लेटर काट के दे देगा आपको। फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिखा, तो इसका मतलब राइट से सेल वैल्यू की राइट में जितनी भी 4 स्पेसेस ऑक्यूपाइड है वो वैल्यू मुझे निकाल के दे देगा सबके नाम की। बट प्रैक्टिकल यूज करते हैं इसका। मैं बचा हुआ नाम निकालना चाहता हूं, तो बचा हुआ नाम निकालने के लिए देखिए मैं क्या लॉजिक में क्या लगाने वाला हूं। सबसे पहले टेक्स्ट मांग रहा है, जो ये मांगेगा आपको वही वैल्यू देनी है। अपनी मर्जी से सीक्वेंस, अपनी मर्जी से पैरामीटर नहीं देने हैं। टेक्स्ट मतलब ये रहा, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए मैं ये कहने वाला हूं, जो भी सेल की टोटल लेंथ थी, इसमें 22 थी, इसमें से पहले स्पेस की पोजीशन काट दें। अगर ऋचा शर्मा के नाम में टोटल 12 शब्दों का वो लेटर था, 12 लेटर्स का वो वर्ड था, और उसमें छठी पोजीशन स्पेस की है, छठी पोजीशन स्पेस की है, तो मैंने बोला इस गिवन टेक्स्ट में से राइट में से टोटल 12 में से 6 लेटर काट दे, तो बचे तो 6 ही। या महेश के नाम का एग्जाम्पल लूं, महेश 12 लेटर का वर्ड है, स्पेस की पोजीशन 7वीं है, तो मैंने बोला टोटल 12 में से 7 काट दे और राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके दे दे, तो राइट फंक्शन तो राइट्स में से निकाल देगा। 12 माइनस 7 5 निकाल दिए उसने, 5 अल्फाबेट्स निकाल दिए लास्ट से। तो मैंने डायनेमिकली स्मार्टली मैंने राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके बचा हुआ लेटर निकाल लिया। अगर अब मुझे इनको कंबाइन करना है, फॉर एग्जांपल अब मेरी बिखरी हुई वैल्यू है, इनको कंबाइन करना है, तो कंकैटिनेट इज द फंक्शन। CON जैसे आप टाइप करोगे ये ऑप्शन आ जाएंगे, डबल क्लिक कर दो इस पे, कंकैटिनेट। कंकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक से ज्यादा गिवन सेल्स को ज्वाइन कर सकते हो, चिपका सकते हो एक ही सेल में। कॉमा कर करके देते जाओ। n नंबर ऑफ कॉमा आप देते हुए n नंबर ऑफ टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हो। बट मेरे गिवन सिचुएशन में सिर्फ 2 ही हैं, तो मेरे 2 ही, मैं 2 ही दूंगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी भी आप देख रहे होगे ऋचा शर्मा में एक स्पेस मिसिंग हो गया है, क्योंकि इसमें कोई मैंने स्पेस तो है ही नहीं। मैंने तो टिपिकली बोल दिया इस और इस सेल वैल्यू को जॉइन चिपका दो साथ में। अगर मुझे एडिशनल स्पेस देने की रिक्वायरमेंट है भी, तो मैं फॉर्मूले में जाकर बीच में एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता हूं, 2 कॉमा के बीच में एक और कॉमा लगा के एक स्पेस दे देता हूं बीच में, ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे फॉर्मूले को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकता हूं। सेम चीज मैं जो कंकैटिनेट से कर रहा था वो मैं M% इस साइन से भी कर सकता हूं। कैसे? उस केस में मुझे सिर्फ इज इक्वल टू लिखना है, सेल का रेफरेंस देना है, जिस सेल को जिस सेल वैल्यू से जोड़ना है उससे पहले ये नंबर 7 कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड में नंबर 7 के ऊपर M% एंड नाम का एक कैरेक्टर बना हुआ है, शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हुए उसको लिख दूंगा मैं, और फिर नेक्स्ट सेल का रेफरेंस दे दूंगा। ऐसे में n नंबर ऑफ सेल्स का रेफरेंस M% लगा कर मैं जोड़ सकता हूं।
M% भी कंकैटिनेशन के जैसे ही काम करता है। देखिए एग्जैक्टली उसने वही काम किया। अगेन स्पेसिस चाहिए मुझे, कहीं कुछ स्पेस या कुछ बीच में डिलिमिटर ऐड करना है, तो मैं काम करूंगा, एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता हूं, M% दोबारा लगा देता हूं, हो गया मेरा काम। सो फार क्लियर है? बहुत जल्दी आगे तो नहीं बढ़ रहे हम? चीजें समझ में आ रही हैं? ये लास्ट वाला बता दो सर, M वाला। M% क्या करता है, हाँ जी। किन्हीं भी एक से ज्यादा सेल के रेफरेंसेस जो भी मैं फॉर्मूले में दूंगा, फॉर एग्जांपल फॉर्मूले में मैं दूंगा, उनको जोड़ देगा उन सेल्स को, जैसे कि कंकैटिनेट ने किया वही का वही वो करता है। फर्क इतना है, मैं कंकैटिनेट वर्ड ना लिखने की बजाय मैं सिंपल सीधा सीधा सेल का रेफरेंस दे दूंगा, उनको जोड़ने के लिए बीच में फेविकोल के तौर पे M% लगा दूंगा, चिपका दूंगा। ये M% एक किस्म का फेविकोल है। लेकिन आप देख रहे हो एलिना और मिरियम दोनों के बीच में अब स्पेस नहीं दिख रहा। अगर स्पेस चाहिए भी तो बीच में एक और कैरेक्टर ऐड कर देता हूं, मैन्युअली ऐड कर देता हूं, और फिर M% मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। आया समझ में महेश? यस सर। ग्रेट। आपने देखा अभी हमने मिड फंक्शन बीच में छोड़ दिया था। लेफ्ट फंक्शन मुझे लेफ्ट से वैल्यू दे देता था सेल की, राइट फंक्शन राइट से वैल्यू दे देता था। अब आप बोलोगे मिड फंक्शन मिड से दे देगा। ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, फुली करेक्ट नहीं है। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। इज इक्वल टू मिड जब मैं लिखता हूं, एक फंक्शन आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, इसके पैरामीटर को हम समझेंगे। टेक्स्ट, टेक्स्ट कोई भी, इस सेल का ये रहा मेरा टेक्स्ट। स्टार्ट नंबर, वो कह रहा है कितने नंबर से मैं स्टार्ट करूं काम करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फोर्थ नंबर से स्टार्ट करना, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैंने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीच में से कैरेक्टर निकाल के दो, बट चौथे नंबर से कैरेक्टर निकाल के देना और अगले 3 कैरेक्टर निकाल के मेरे को दे देना। स्टार्ट करना फोर्थ से और नेक्स्ट 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे निकाल के दे दो मिड से। ये इसमें एक जो स्पेस भी इंक्लूड होगा आगे या पीछे जो भी होगा। चलिए मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे 5 कर देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ऋचा शर्मा के केस में मैंने बोला फोर्थ से स्टार्ट करना, तो RICH, H इज द फोर्थ नंबर, फोर्थ पोजीशन। सो उसके 5 अगले 5 में क्या होगा, HA फिर एक स्पेस SH, 5 हो गए पूरे। मिड फंक्शन ये करता है। तो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, इंटरव्यूअर कभी भी, कि मिड फंक्शन का रोल क्या होता है, आप डिफाइन करो। तो आपको पता होना चाहिए मिड फंक्शन क्या काम करता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के देगा, स्टार्टिंग पोजीशन जान पूछेगा हमसे, कौन सी पोजीशन से मैं ढूंढना निकाल के देना शुरू करूंगा आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर, और कौन से सेल से निकाल के दूं मैं। अपर, कभी कभी हमें गिवन टेक्स्ट को टोटली अपर केस में कन्वर्ट करना होता है। ये 1-1 मिनट के फंक्शन है, टोटली अपर केस में। तो मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया, सॉरी मैंने अपर तो लिखा ही नहीं, अपर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, ये रहा मेरा टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। देखिए टोटली अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर वे में मुझे टोटली लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अगर मान लो मेरी गिवन वैल्यू ये है, इनको मुझे टोटली लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का रेफरेंस ये रहा,
इंटरव्यूअर जो फंसा सकता है वो आपको फंसाएगा प्रॉपर के केस में। अगर वो कहता है, वो जानता है कि जो सामने बंदा बैठा है अपर वर्ड को रिलेट कर लेगा अपर केस से, लोअर वर्ड को रिलेट कर लेगा लोअर केस से, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे सेंटेंस केस चाहिए। सेंटेंस केस मतलब एलिना मिरियम टाकाहाशी में ई कैपिटल हो, फिर एक स्पेस के बाद जब नया वर्ड आया तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल हो, स्पेस के बाद जब टी पहला अल्फाबेट आया, एज एन अल्फाबेट पहला आया तो टी कैपिटल हो। इसको कहते हैं सेंटेंस केस। तो इंटरव्यूअर ये कहता है कि मुझे सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा एक्सेल में। सो योर आंसर वुड बी प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, क्योंकि लोअर और अपर तो आप गेस कर लोगे, प्रॉपर वर्ड नहीं पता आपको तो आप कभी गेस नहीं कर पाओगे। चलिए एक सेकेंड, मैं कुछ इसमें रैंडम नंबर जनरेट करता हूं। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, ये काम करता हूं, मैं बने बनाए ले लेता हूं रादर देन मैं नए क्रिएट करूं। ओके हालांकि ये टेक्स्ट फंक्शन का हिस्सा नहीं है, बट somebody had asked me तो मैंने इसको ऐड कर दिया था उस टाइम समझाने में। ये कुछ रैंडम नंबर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इनको फ्रीज कर देता हूं ताकि हिले ना। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ये कुछ रैंडम नंबर है जिसमें आप देख रहे हो कई सारे डिजिट्स तक मेरे नंबर हैं, मुझे इनको राउंड करना है। तो पैरामीटर मांग रहा है नंबर, ये रहा मेरा नंबर। कितने नंबर ऑफ डिजिट तक आपको राउंड अप करना है? मुझे नंबर टू डिजिट तक राउंड अप करना है। काम करता हूं, अब मैं ये कैसे इंश्योर करूं कि ये 6-2 है लास्ट में, उसके आगे नहीं बढ़ रहा? तो मैं बैकग्राउंड में चेक कर सकता हूं फंक्शन की F2 F9 से। F2 F9 कहां गई F9 की? ये रही। देखिए लास्ट मेरा 2 पे खत्म हो गया है पीछे, जबकि सोर्स नंबर आप देखिए सेल M3 पे 4311.621268, उसने उसको टू डिजिट तक राउंड अप कर दिया है। एस्केप की प्रेस करता हूं। सिमिलर वे में राउंड अप और राउंड डाउन भी होते हैं, वो रेयरली कभी यूज होंगे, बट जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस है, पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। सपोज मैं राउंड अप कर रहा हूं, राउंड अप का मतलब है एक लेवल वो आगे बढ़ा देगा। राउंड मान लीजिए 2 ही लिखता हूं, फर्क देखते हैं क्या होता है। जो भी लास्ट का सेकंड नंबर होगा, सेकंड डिजिट वाला, उसको एक लेवल आगे बढ़ा देगा अगर उसके आगे 5 या 5 से ज्यादा का नंबर डिजिट अंकित है तो। देखिए इस केस में 9-1 था राउंड फंक्शन नॉर्मल मेरा, और राउंड अप ने 9-2 कर दिया, जबकि सोर्स नंबर मेरा क्या था? ये था। तो राउंड अप ने 0.91 को 92 में कन्वर्ट कर दिया, और जो सोर्स नंबर था 0.912377 को 92 कर दिया, जबकि नॉर्मल राउंड फंक्शन ने 0.91 ही रखा। क्लियर? आपको लग रहा है ये फंक्शन कहीं आपके प्रैक्टिकल यूज में है? कभी आगे पीछे कभी यूज हो सकते हैं? नेम्स वाले तो मेरे होते होंगे। नेम्स वाले तो आगे पीछे कभी न कभी, अगर आपको इनकी अवेयरनेस है ना, तो आगे पीछे कभी ना कभी आपको याद आ जाएंगे। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी आई तो आपका माइंड आपको अपना बता देगा
ओ कम ऑन, मैं ये वाला फंक्शन यूज करके इस काम को कर सकता हूँ। एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अब एम्प्लॉय कोड, एक क्लास सिचुएशन ये है कि जो भी पर्सन नंबर है इसके आगे मुझे ई जोड़ना है, तो मैं क्या फंक्शन यूज कर सकता हूं ई जोड़ने के लिए? मैं इसको पढ़ना चाहता हूं E1001, नीचे वाले को E1002, ऐसे। तो क्विकली आप क्विक फिक्स क्या हो सकता है? सबके आगे ई जोड़ना है। महेश, ऋचा, नो क्लू। नहीं सर। अरे कम ऑन, अभी हमने एक सीखा था कंकैटिनेट या एम्परसेंड। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक फंक्शन का इस्तेमाल करके ई जोड़ सकते हैं इसके आगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? आइदर कंकैटिनेट से, कंकैटिनेट ई डिफाइन कर देता हूं, पहला टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट ये रहा, जुड़ गया। अगर आप कंकैटिनेट नहीं यूज करना चाहते तो एम्परसेंड यूज कर सकते हो। पहले ई लिख दो, फिर एम्परसेंड की जोड़ दो, चिपका दो। सो इजी। यूज किया पहले क्या यूज किया, कंकैटिनेट से पहले ये कर दिया। मैंने दोनों तरीके बताए, सब्स्टिट्यूट से भी, सॉरी, एम्परसेंड की का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो और कंकैटिनेट एज एन फंक्शन से भी कर सकते हो। कंकैटिनेट अगर आप टिपिकली फॉर्म फंक्शन को लिख कर करना चाहते हो तो टेक्स्ट वन में मेरा मैनुअल में टेक्स्ट वन दे देता हूं, कॉमा टेक्स्ट टू मेरा ये रहा। ठीक है, एक ही बात हुई। तो कंकैटिनेट से भी कर सकते हो और नॉर्मल एम्परसेंड से भी चिपका सकते हो दो वर्ड्स को आपस में। मैंने एक वर्ड अपना खुद का दिया, दूसरा सेल का रेफरेंस ले लिया, चिपक गए दोनों। अब सब्स्टिट्यूट, ई को मेरे को ई सी पे कन्वर्ट करना है, ई को मेरे को ए सी में कन्वर्ट करना है या ई सी में, चलो ई सी में कन्वर्ट करना है। पानी, मैं अब चाहता हूं E1001 ऐसे पढ़ा जाए EC1001, तो मेरे पास लास्ट फंक्शन बचता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट SUBS लिखो और डबल क्लिक कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टेक्स्ट, सोर्स टेक्स्ट मेरा ये रहा, ओल्ड टेक्स्ट मतलब कौन से टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, पिछले टेक्स्ट को जिसको रिप्लेस करना है वो है ई, कॉमा न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट है मेरा ई सी। फोर्थ पैरामीटर ऑप्शनल है, जो ऐसे ऐसे में ब्रैकेट में होता है वो ऑप्शनल होता है, जो बड़ी वाली छोटी वाली ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा ई वर्ड ई सी से रिप्लेस हो गया। सो टू रिप्लेस एनी टेक्स्ट इन अ गिवन सेल, अगर आपको कई सारे वैल्यूज में करना है तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन यू कैन यूज। हाउ वाज इट? गुड सर। आपका क्या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, कभी ना कभी ये फंक्शन आपको जरूर काम आएंगे अगर आपको इनकी अवेयरनेस पता है। जो लोग इन फंक्शंस को नहीं जानते वो लोग मैन्युअली करेंगे और आप एक सेकंड में इस काम को खत्म भी कर देंगे अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में नॉलेज है तो। सो जब मैं ये शीट आज आपको भेजूंगा टेक्स्ट फंक्शन की भी, तो ये कुछ इस तरीके से होगी। समरी में मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है कौन सा फंक्शन क्या करता है, तो इन नोट्स को भी आप पढ़ना। ठीक है।
और वी लुकअप के लिए मैं ये वाली शीट भेजूंगा आपको, जिसमें नोट्स में ये लुकअप के पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर, उनका क्या क्या मतलब है टिपिकली। फंक्शन की F4 का भी एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो आज हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इनको ध्यान से एक बार जरूर देखना, सो दैट कि आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए ये फ्रीज हो जाएं, F4 हो जाएं, राइट? Are we all set? Great. चलिए मैं भेजता हूं आपको ये शीट, एंड लेट मी नो इन केस इफ यू फेस एनी चैलेंज।